Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Venezuela's capital city has been jolted awake in the dead of night. नाजरीन 3 जनवरी की रात लगभग 2 बजे वेनेजुएला की राजधानी कराकस में अचानक आसमान गूंजने लगा। एक्सप्लोजन्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स। इसी अंधेरे और हंगामे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उनके वाइफ समेत अमेरिकन डेल्टा फोर्स किडनैप कर लेती है। हाथों में हथकड़ी, हेलीकॉप्टर से कुछ ही घंटों में कराकस से सीधे अमेरिका। U.S. Delta forces slipped into the home of dictator Nicolas Maduro. The United States hit Venezuela with a large-scale strike early Saturday and said its president, Nicolas Maduro, had been captured and flown out of the country. ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक देश के प्रेसिडेंट को उठा ले जाना, तमाम नियम कानून, इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ाना है। सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? वेनेजुएला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए ऐसा कुछ भी करना क्या मायने रखता है? आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। अमेरिका वेनेजुएला की दुश्मनी की वजह बहुत डीप है, जिसमें वेनेजुएला की ज्योग्राफी, आइडियोलॉजी, रिसोर्सेज और हिस्ट्री सब शामिल है। आइए वेनेजुएला की हिस्ट्री से शुरू करते हैं। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक बहुत यूनिक कंट्री है, जहां के लोग साइमन बोलीवार को अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि उसने लैटिन अमेरिका को स्पेनिश यूरोपियन कॉलोनियल रूल से आज़ाद कराया था। इसीलिए साउथ अमेरिका में साइमन बोलीवार के नाम पर एक कंट्री है, बोलीविया। We are not Spaniards, we are Americans, and we will be free. बोलीवर चाहते थे कि वो एक यूनाइटेड सोवरेन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बनाए, जो इतना स्ट्रांग हो कि किसी भी एम्पायर और फॉरेन इन्वेजन से लड़ सके। ये सोच, ये विजन वेनेजुएला को आइडियोलॉजिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कॉन्फ्लिक्ट में डाल देता है, क्योंकि अमेरिका ये मानता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर उसका इन्फ्लुएंस जोन है, यानी उसका अपना घर है। क्योंकि 1823 मोनरियो डॉक्ट्रिन से अमेरिका ये मानता है कि दुनिया का ये हिस्सा उसका अपना है, खास है। वेनेजुएला की ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेबियन सी के साउदर्न एज पर वेनेजुएला और नॉर्दर्न एज पर अमेरिका है। ये कैरेबियन सी पनामा कैनाल से होते हुए अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। पनामा कैनाल वर्ल्ड बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट है, जहां से हर साल 14,000 और हर दिन लगभग 40 कार्गो शिप क्रॉस करती है। वेनेजुएला इस ट्रेड हॉटस्पॉट के बिल्कुल सेंटर में है। अब इस हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल लिगेसी को अगर आप वेनेजुएला के मैसिव नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जोड़ दें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा 304 बिलियन बैरल प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। यह सऊदी अरेबिया के 267 बिलियन बैरल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 70 बिलियन बैरल ऑयल से ज्यादा है। कम से कम 18 ट्रिलियन की अंडरग्राउंड वेल्थ जो सिर्फ ऑयल से है। मतलब इसमें वेनेजुएला का गैस, गोल्ड, आयरन और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज शामिल नहीं है। सऊदी अरेबिया से भी पहले 1914 में वेनेजुएला में ऑयल डिस्कवर हुआ। स्टैंडर्ड ऑयल और शेल जैसी अमेरिकन कंपनी 50-50 प्रॉफिट पर ऑयल एक्सट्रैक्ट करती। आधा पैसा अमेरिका जाता और आधा वेनेजुएला जाता। मगर वेनेजुएला में भी ये आधा पैसा वहां के चंद कैपिटलिस्ट एलीट के कंट्रोल में था। वो लोग अमेरिकन पपेट थे। उनकी करप्ट पॉलिसीज की वजह से गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। 1973 में इजराइल इजिप्ट वॉर हुआ। अरब स्टेट्स ने इजराइल की इजिप्ट के खिलाफ एग्रेशन के रिस्पॉन्स में ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, जिससे ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज हुआ और तेल की कीमत आसमान छूने लगी। The Organization of Petroleum Exporting Countries imposed its boycott and within a year raised prices more than 300%. At the height of the embargo, 500,000 people were thrown out of work. वेनेजुएलियन कैपिटलिस्ट एलीट को इस क्राइसिस से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मगर ऑयल प्राइसेस के एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाने से कई देशों की इकोनॉमी को रिसेशन फेस करना पड़ा, जिसके वजह से इन कंट्रीज ने ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढना शुरू कर दिया। इसी शिफ्ट के रिजल्ट में 1980 का ऑयल गलट आया।
दुनिया में ऑयल सप्लाई डिमांड से काफी ज्यादा हो गई, तेल की कीमत बहुत कम हो गई। चूंकि वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट पर बेस्ड थी और क्योंकि इन प्रॉफिट्स का ज्यादातर हिस्सा चंद इलीट कंट्रोल करते थे, इसीलिए उस ऑयल प्राइस क्रैश के लिए वेनेजुएलियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 1980 में जहां वेनेजुएला के पास सिर्फ 300 मिलियन का इंटरनेशनल रिजर्व था, जबकि वहीं 34 बिलियन का उनके ऊपर कर्ज था। साथ ही पॉवर्टी रेट 70% तक पहुंच चुका था। हालत यह थी कि गवर्नमेंट के पास एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने की सिचुएशन थी। For many Venezuelans who can't find food at affordable prices, they have little option but to turn to places like this. As Venezuela's economic crisis drags on, more and more Venezuelans are slipping into poverty and struggling. Venezuela's once thriving middle class is now trapped in desperation, struggling to put food on the table, some even dying from simple infections due to a lack of basic medicines. इस सिचुएशन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने वेनेजुएला को लोन देने का वादा किया, मगर कुछ कंडीशंस पर। कंडीशन ये कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को लिबरलाइज करे और ऑस्टेरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करे। सिंपल वर्ड्स में ऑस्टेरिटी का मतलब है कि जब गवर्नमेंट अपना खर्च कट करे, पब्लिक सर्विसेज और सब्सिडीज के बजट को रिड्यूस या बिल्कुल कट किया जाए। ये या तो बजट बैलेंस करने के लिए या फिर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के लोन को चुकाने के लिए। लेकिन ऑस्टेरिटी मेजर सिर्फ पब्लिक स्पेंडिंग कट करना ही नहीं होता है, बल्कि इसमें कंट्रीज को अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करनी पड़ती है। मतलब स्टेट का कंट्रोल की इंडस्ट्रीज से हटाकर उन्हें प्राइवेट कॉरपोरेशंस के हाथ में देना होता है। ये प्राइवेट कॉरपोरेशंस अक्सर वेस्टर्न ऑनरशिप या इन्वेस्टमेंट या वेस्ट के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। उस वक्त वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे कार्लोस एनरिक पेरेज। वो इसी एंटी ऑस्टेरिटी कैंपेन की वजह से सेकेंड टर्म जीत कर वेनेजुएला के दोबारा प्रेसिडेंट बने, लेकिन पावर में आते ही उन्होंने पूरा कोर्स रिवर्स कर दिया और वही ऑस्टेरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट कर दिया जिसके खिलाफ कैंपेन करके वो प्रेसिडेंट बने थे। जिस देश की 70% पॉपुलेशन पॉवर्टी में थी, वहां सब्सिडीज का हटना और महंगाई पर्पसली बढ़ा दिया जाना उनके लिए अनबियरेबल था। देखते देखते नेशन वाइड अपराइजिंग हुआ, प्रोटेस्ट, राइट्स, वायलेंस, फायरिंग, सैकड़ों लोग मारे गए। इस पूरे अपराइजिंग को अल कराकाजो के नाम से जाना जाता है। इस केओस और हंगामे में जन्म हुआ एक लीडर का जो मिलिट्री ऑफिसर से पॉलिटिशियन बने, ह्यूगो चावेज। पावर में आते ही चावेज ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया। उन्होंने स्टेट की ऑयल कंपनी पीडीवीएसए को फोर्स किया कि वो एक प्राइवेट कॉरपोरेशन की तरह वेस्टर्न एनर्जी मार्केट के लिए काम करना बंद करे और हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन, फूड प्रोग्राम्स के जरिए ऑयल की दौलत को वेनेजुएलियन लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट करे। इस मोमेंट को उन्होंने नाम दिया बोलिवेरियन रिवॉल्यूशन। जानबूझकर अपनी स्ट्रगल को बोलीवर के उस सपने से जोड़ा जिसमें एक सॉवरेन, यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट लैटिन अमेरिका का ख्वाब था। Venezuela's president isn't too impressed with ExxonMobil right now. The government of Venezuela plans to take over the company's 11 oil rigs in that country. We will never give this, our wealth, our nation to the United States empire. It was the first international company to pull out of Venezuela. ExxonMobil will be paid $1 billion in compensation from Venezuela. बोलीवर के ही जैसे चावेज सिर्फ वेनेजुएला को ही नहीं बल्कि पूरे साउथ अमेरिका को ग्लोबल न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर से आजाद कराना चाहते थे। इसीलिए यहीं से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया। Porque hoy el primer gobierno terrorista de este planeta se llama el gobierno de Estados Unidos. Para decírtelo en mi mal inglés, you are a donkey, Mr. Bush. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. Váyanse al carajo, yanquis de mierda. जब दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाला देश ये ऐलान करे कि उसके रिसोर्सेज उसके अपने लोगों का है, किसी एक्सॉन, शेवरॉन,
IMF, वर्ल्ड बैंक या वाशिंगटन का नहीं है तो यह सिर्फ डिसओबीडियंस नहीं बल्कि यह अमेरिकन इंपेरियल स्ट्रेटजी के लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट थ्रेट था। यह पेट्रो डॉलर के लिए, यूएस जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए खतरा था। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पिछले 2 डिकेड से वेनेजुएला की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की लगातार कोशिशें कर रहा था। अमेरिका ने 1776 से 2026 के बीच में 400 से ज्यादा मिलिट्री इंटरवेंशन किया है, जिसमें से आधे सिर्फ 1950 के बाद हुए हैं। कोल्ड वॉर के बीच में अलग अलग देशों में कम से कम 64 रिजीम चेंजेस की कोशिश अमेरिका ने की है। कम से कम 81 टाइम्स अलग अलग देशों में डायरेक्ट इलेक्टोरल इंटरफेरेंस की है। 1953 ईरान, 1961 क्यूबा, 1973 चिली, 1989 पनामा, 2003 इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। 2003 में इराक इन्वेजन से पहले पूरी दुनिया में यह झूठ फैलाया गया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। यह अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। Very dangerous weapons of mass destruction into this country. Stated there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Saddam Hussein will continue to increase his capacity to wage biological and chemical warfare and will keep trying to develop nuclear weapons. All major oil fields in the south are now under coalition control. दुनिया को बचाने के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। 20 साल, लाखों मौत, मिलियंस का नुकसान, लेकिन अब भी वहां इराक में कुछ भी स्टेबल नहीं है। सेम वेनेजुएला के केस में था। मामला था तेल का और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स स्मगल कर रहा है। हद तो यह है कि उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ इनाम रखा गया। The US government has announced a $15 million reward for information leading to the arrest of Venezuelan President Nicolas Maduro. The announcement came as the US Justice Department charged President Maduro and other senior Venezuelan officials with drug trafficking crimes. 2019 फिर 2020 और कई बार उनके खिलाफ तख्ता पलट की नाकाम कोशिशें भी हो चुकी थी। अमेरिका पिछले 80 सालों से डॉलर और ग्लोबल एनर्जी, इन 2 चीजों के थ्रू दुनिया को कंट्रोल करता है। डॉलर स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि पूरी दुनिया तेल सिर्फ डॉलर में खरीद बेच करती है। इस सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह सिस्टम कमजोर हो रहा है। चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, बेसिकली ब्रिक्स नेशन एक्टिवली एक ऑल्टरनेट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। सितंबर 2025 में सऊदी अरेबिया और चाइना ने युआन में ऑयल ट्रेड किया था। यहां तक कि इंडिया ने भी सैंक्शंस के बावजूद चाइनीज युआन में ही रशियन ऑयल खरीदा था। एक्सपर्ट्स की माने तो यह डॉलर की हेजेमनी के एंड की शुरुआत है। इस सिचुएशन में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मजबूरी थी कि वो और ज्यादा तेल का नॉन डॉलर करेंसीज में सेल ना हो। इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स पर टोटल कंट्रोल करे, और वो रिजर्व्स हैं वेनेजुएला या ईरान के पास। 70% of the oil coming into America, which it needs to basically keep its economy going, is heavy crude. And where does heavy crude come from? Well, here are some of the big countries where you find most of it. It's Canada and Venezuela. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल, इतना के ग्लोबल एनर्जी प्राइसिंग और वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी कौन सी होगी, ये कंट्रीज डिसाइड करें। और ये सब डिसाइड करने का पावर एक ऐसे गवर्नमेंट के पास, एक ऐसे कंट्री के पास हो जो वॉशिंगटन के खिलाफ हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उस पर भी मजीद ये कि वेनेजुएला, चाइना, रशिया और ईरान के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज और स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और ये तीनों कंट्रीज यूएस हेजेमनी के सबसे बड़े चैलेंजर हैं। इसीलिए अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के नजरिए से वेनेजुएला अब सिर्फ डिसोबीडियंट नहीं था, बल्कि वो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए डेंजरस हो चुका था। वेनेजुएला को ब्रिक्स ज्वाइन करने से रोकने के लिए यूएस के पास टाइम बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, क्योंकि अगर वेनेजुएला, चाइना और पूरा ब्रिक्स ब्लॉक के साथ डॉलर सिस्टम के बाहर ऑयल ट्रेड फाइनलाइज कर लेता तो ये पेट्रो डॉलर को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता, यूएस की ग्लोबल फाइनेंशियल पावर को वीक कर देता और यूएस के एम्पायर की इकोनॉमिक फाउंडेशन को हिला देता। इसीलिए एक बार फिर से न ये डेमोक्रेसी का इशू है, न करप्शन का इशू है और न ही ड्रग ट्रैफिकिंग का, बल्कि ये ग्लोबल पावर को हाथ बदलने से रोकने का मामला है।
वेनेजुएला की न्यू प्रेसिडेंट हैं मारिया कोरिनो मचाडो। उनकी रिसेंट वीडियोस देखें। We will open Venezuela for foreign investment. I am talking about a $1.7 trillion opportunity, not only in oil and gas, which is huge, and you know that the opportunities, because we will open all upstream, middle stream, downstream to all companies, but also in mining, in gold, in infrastructure, power. We will open markets, we will have security for foreign investment, and a transparent, massive privatization program that is waiting for you. Do you support US military strikes on the territory of Venezuela as part of what you call a process? I believe that the increase in pressure and the escalation that's taking place is the only way to force Maduro to understand that it's time to go. वो ओपनली ये प्रॉमिस करती हुई नजर आ रही हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट बनी तो वेनेजुएलियन रिसोर्सेज को अमेरिका को दे देंगी। मतलब ये है कि वो वाशिंगटन के हाथों बिकी हुई हैं। अफसोस की बात यह है कि उन्हें अमेरिका की जी हुजूरी के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। मैंने इस नोबेल प्राइज को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाई थी कि कैसे वेस्ट के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए नोबेल प्राइज के फॉर्म में रिवॉर्ड किया जाता है। बहरहाल प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अमेरिका का पूरी दुनिया के सामने किडनैप करके हथकड़ियां लगा करके अपने देश में ले जाना और इस तरह से जलील करना न सिर्फ वेनेजुएला की बेइज्जती है, बल्कि पूरी दुनिया की, इंटरनेशनल कम्युनिटी की, यूनाइटेड नेशंस की, इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ाना है। We will take back our country and we will make America great again. असल में अमेरिका ये बता रहा है कि कोई नेशन स्टेट नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।